नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक होगा संविधान का, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। और ये जो अभी तक जो टॉपिक चल रहा है, जैसे संसद हो गया, संघ की कार्यपालिका हो गई, तो इसके बाद हमको राज्य की कार्यपालिका जो है स्टार्ट करना है। लेकिन दोनों के बीच में एक ये ऐसा एक पद है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों का ध्यान यहाँ पे नहीं जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लोगों के गलत हो जाते हैं। अगर आपको और अच्छे से तैयारी करनी है तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमारे वीडियो पड़े हुए हैं, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 करके पड़े हुए हैं, तो आपको जो अच्छी तैयारी करनी है तो बिल्कुल एक सीरियल से चलिए। और क्या, उसके आप एक दो बार देखने के बाद अच्छे से नोट्स बनाइए, तब आप बताइए कि हाँ तैयारी कैसी हुई है। अगर आप ये तरीका अपना लेते हैं तो मान के चलिए कि आपकी 100% जो तैयारी हो जाएगी परफेक्ट हो जाएगी। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे, आपके जो क्वेश्चन आएंगे, संविधान है आगे और हम टॉपिक पूरा करेंगे, आपको ये लगेगा कि हाँ कि हम लगभग पेपर में 85 से 90% क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगर अच्छी तैयारी करनी है आपको तो क्या करना है, एक दो बार देखने से काम नहीं चलेगा, तो आपको नोट्स जरूर बनाना। बिना नोट्स के आप क्या परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। और आपके जो नोट्स है आपकी राइटिंग में साफ साफ लिखे होने चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर हम एक दो बार पढ़ने के बाद जो है एक दो बार लिख लेते हैं तो उससे क्या होता है, अच्छी तैयारी होती है। जैसे कहा जाता है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज, तो आपको याद रखना कि भाषा सोपान के 4 चरण होते हैं। पहला आपका होता है लिसनिंग होता है, यानी कि सुनना। फिर उसके बाद क्या होता है आपका, फिर बोलना होता है। और तीसरा क्या होता है आपका, वो क्या होता है आपका, पढ़ना होता है। और जो चौथा होगा ये राइटिंग होता है। अगर आप राइटिंग नहीं करते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी नहीं होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका 23वां लेक्चर होगा और टॉपिक का नाम है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और इसे कैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैग भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इसे कैग भी कहते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इतने सारे पद रहे हैं भारतीय संविधान में, तो महान्यायवादी है, महाधिवक्ता है, जज है, राज्यपाल है, उपराष्ट्रपति, बहुत सारे पद हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई है, ये एक ऐसा पद है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इसे कहा है कि भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद किसे कहा है, कैग को कहा। किसे कहा है, कैग को कहा है। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, इसकी जरूरत वहां पे पड़ती है जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, अगर कोई भी योजना चलाती हैं तो उसमें क्या लेखा जोखा होता है, उनकी क्या होती, संचित निधि होती। क्या होती है, संचित निधि। एक आपका होता है संचित निधि और एक आपका होता है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि। तो ये सरकार के पास क्या संचित निधि में पैसा होता है और आकस्मिक निधि में पैसा होता है। तो यहाँ से केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो पैसा निकालती हैं और किसी भी योजना में जनता के हित में पैसे खर्च करती हैं, तो इसकी पूरी निगरानी कौन रखता है, ये कैग रखता है। कौन रखता है, कैग रखता है। तो आपको ये याद रखना है कि कैग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। किस हिसाब से, ये अर्थशास्त्र के हिसाब से, और ये सरकार पे बंदिश लगाती है कि हाँ वो अपनी मनमानी ना कर पाए। और जितना भी लेखा जोखा है पैसे का, तो वो किसके पास रिकॉर्ड होता है, ये कैग के पास होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैग का जो पद होता है इसका भारतीय संविधान में कहाँ से कहाँ अनुच्छेद है। तो आपको याद रखना है 148 से 151। तो 148 से 151 तक भारतीय संविधान में क्या है, कैग के पद का उल्लेख किया गया है। अगर हम पूछे कि 148 क्या कहता है, तो सीधा सीधा आपको याद रखना है कि 148 के तहत कैग के पद का वर्णन किया गया है। 49 में क्या है, उसके कार्य एवं शक्ति। तो पद आपका हो गया 48 और कार्य एवं शक्ति हो गए 49। तो आपके जो पेपर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है वो 148 पूछा जाता है। बिल्कुल माइंड में बैठा लो, 148, 148 क्या होगा, 148। और है क्या चीज, कैग। तो कैग से याद रखेगा 148। तो 148 कैग क्या हो जाएगा, 148 ये कैग हो जाएगा। तो इसमें क्या है, कैग के पद का उल्लेख है। अगर यहां से पूछ लें कि भारतीय संविधान के किस भाग में, तो हमने बताया है कि यहाँ पे हो जाएगा भाग 5। तो भाग 5 में क्या है, कैग का उल्लेख मिलता है। अगर ये भी पूछे अनुच्छेद क्या है 148, भाग क्या है आपका 5, भाग क्या होगा 5 होगा। अब इसके बाद देखिए नियुक्ति है, शपथ है, त्यागपत्र। आपको ध्यान देना है कि जो आपका कैग होता है इसकी नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र तीनों जो है राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। जैसे हम कहते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है।
और कैग को शपथ कौन दिलाता है? ये भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अगर कैग जो है अपना त्यागपत्र देना चाहे, किसे देगा? वो राष्ट्रपति को देगा। तो नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र बहुत आसान है। नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र तीनों क्या होगा आपका? राष्ट्रपति होगा। तो क्वेश्चन ये आएगा, कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कैग को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कैग अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति को। बहुत ही आसान है, तीनों में क्या है? राष्ट्रपति है। नियुक्ति, त्यागपत्र और शपथ, तो तीनों किसमें है? ये आपके राष्ट्रपति हैं। अब देखेंगे कार्यकाल क्या है। तो कार्यकाल यहाँ पे 6 वर्ष है या फिर 65 वर्ष। तो 6 वर्ष है या फिर 65 वर्ष है, इसका मतलब ये है कि जैसे 6 वर्ष लिखा है, सपोज दैट किसी व्यक्ति की उम्र जो है 50 वर्ष है। कितनी है? 50 वर्ष। अगर उसको कैग के पद पे नियुक्ति दे दी गई है तो आपको ये याद रखना है 50 + 6 = 56 वर्ष। तो वो 56 वर्ष तक पद पे बना रहेगा और इसके बाद क्या है? वो हट जाएगा, मतलब रिटायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कैग की जो क्या कहते हैं कार्यकाल की सीमा है वो 6 वर्ष है। लेकिन इस 65 वर्ष का मतलब क्या है? अगर हम कह दें किसी व्यक्ति की उम्र 63 वर्ष है, क्या है आपकी? 63 वर्ष है। और 63 वर्ष है, लेकिन ये भी शर्त है कि जैसे मैंने बता दिया कि 6 वर्ष से इसका होता है कार्यकाल, क्या 63 वर्ष किसी व्यक्ति की उम्र है और उसे क्या है कैग के पद पे क्या है कैग बना दिया गया है, तो क्या 63 और 6 कितना हो जाएगा? 69। क्या 69 साल तक? नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 63 में कितना जोड़े 65 हो जाए? 2। क्या हो जाएगा? 2। तो वो जो है आपका केवल 2 वर्ष तक कार्य करेगा। कहने का मतलब 2 कंडीशन होती है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक। अगर कोई 63 साल की उम्र में कैग बनता है वो केवल 2 ही वर्ष कार्य करेगा, 6 वर्ष कार्य नहीं करेगा। इस चीज को आपको बैठाना है दिमाग में। तो कैग का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर अधिकतम 65 वर्ष तक, है ना। आगे देखिए, लिखा है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति कल हमने पढ़ाया है कि संसद की जो समितियां होती हैं, स्थायी समितियां होती हैं, अस्थायी समितियां होती हैं, उसकी भी चर्चा कर लें। तो स्थायी समितियों में जो वित्तीय समितियां होती हैं, क्या होती हैं? वित्तीय समितियां। और वित्तीय समितियां होती हैं 3। कौन कौन सी? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। अगर इन तीनों में बात करें, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, तो इन दोनों में क्या है? 22 आपके सदस्य होते हैं और इनमें से क्या 15 लोकसभा से, 7 कहां से? राज्यसभा से। लेकिन जो प्राक्कलन समिति है इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य कहाँ के होते हैं? ये आपके लोकसभा से होते हैं। और ये तीनों जो समितियां हैं ये वित्तीय समितियां हैं, ठीक है। और देखिए लोक लेखा समिति का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कोई समिति बनी है या फिर सरकार के द्वारा कोई योजना चलाई जा रही है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जैसे आपने सुना होगा 2011 के दौरान राष्ट्रमंडल क्या है घोटाला हुआ है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ है, कोयला घोटाला हुआ। तो इस प्रकार के जो घोटाले होते हैं तो इसकी जानकारी जनता के पास कैसे जाती है? तो आपको याद रखना है कि कैग ही क्या करती है? सरकार के जो घोटालों को क्या करती है? उजागर करती है। इसलिए क्या है, कैग को क्या कहा जाता है? इसे जनता के प्रहरी के रूप में जाना जाता है। जनता के प्रहरी के रूप में जाना जाता है। और लोक लेखा समिति मतलब इसमें क्या है? इसे लोक लेखा समिति का मित्र कहा जाता है, दार्शनिक कहा जाता है, पथ प्रदर्शक कहा जाता है, आंख या कान कहा जाता है या फिर अभिभावक। तो कहने का मतलब है लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं वो कैग से क्या है? सलाह ले सकते हैं, उनके अनुसार क्या है? कार्य कर सकते हैं। और कैग को क्या कहते हैं? जनता के धन के प्रहरी के रूप में। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी सरकार अगर मनमानी नहीं कर सकती है, अगर करेगी तो कैग इसीलिए बनाया ही जाता है कि ये सरकार की योजनाओं को क्या है? जनता के सामने ईमानदारी से प्रस्तुत करे। अगर सरकार मनमानी करती है तो उसमें क्या होगा? उसकी कमियों को सरकार उजागर कर सकती है। अब जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया है कि 6 वर्ष 65 वर्ष है। और यहाँ पे जैसे आगे हम देखेंगे कि एक शब्द से इसका हम कहते हैं कि हटाने का अधिकार। हटाने का अधिकार यहाँ देखते हैं, जैसे हम कहते हैं कैग है, अगर इसको हटाना है तो हटाने का अधिकार क्या है? तो हटाने का जो अधिकार, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का अधिकार है
वही अधिकार उसी सिस्टम से कैग को भी हटाया जा सकता है। और इसलिए कि इसको हटाना भी आसान नहीं है सीधा राष्ट्रपति के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा अगर सरकार चाहे इसको हटा दे, ऐसा नहीं है। जो प्रक्रिया क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की जज को हटाने की है, सेम वही प्रक्रिया किसकी है, कैग को हटाने की। अब आपको ये याद रखना है, दो क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट की जज हो चाहे कैग की बात हो, तो आपको ये याद रखना है लोकसभा और राज्यसभा में क्या है कि दोनों में क्या है बिल पारित होते हैं किसके लिए, हटाने के लिए। लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी क्या है बिल पारित किए जाते हैं हटाने के लिए। उसके बाद वो बिल कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास। कहाँ जाता है राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति के सहमति के बाद क्या है वो कैग को या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटा दिया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो फिर से सुनिए कि हटाने का अधिकार क्या है, तो इसके दो आंसर हो जाएंगे। क्या होगा, पहला आंसर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की समान प्रक्रिया। क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की समान प्रक्रिया। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या होगा कि लोकसभा में राज्यसभा में अलग अलग बिल पारित करके राष्ट्रपति की सहमति से क्या है कैग को हटाया जा सकता है। तो दो आंसर होंगे आपके किसके, कैग को हटाने के लिए। ठीक है, अब देखेंगे इसका वेतन कहाँ से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। इसका जो वेतन दिया जाता है कहाँ से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है ना। इसका वेतन कहाँ दिया जाता है, संचित निधि से। तो इसका वेतन कहाँ दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। और इसका जो वेतन है कितना होता है, तो एससी के जज के बराबर, एससी के मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इसका क्या है वेतन होता है किसका, कैग का। आगे हम देखेंगे कैग जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, कहाँ पे प्रस्तुत करता है। अगर आपको ध्यान देना है कि केंद्र में और राज्य में अलग अलग कंडीशन। केंद्र में जो अपनी रिपोर्ट है वो किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। जब केंद्र में कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है तो कैग जो राष्ट्रपति है उस रिपोर्ट को कहाँ प्रस्तुत करेगा, संसद में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि केंद्र स्तर पर कैग की रिपोर्ट किसको दी जाती है, राष्ट्रपति को दी जाती है। और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहाँ प्रस्तुत करता है, तो संसद में प्रस्तुत करता है। कहाँ पे, संसद में प्रस्तुत करता है। लेकिन अगर राज्य स्तर की बात करते हैं तो राज्य स्तर में ये देता है किसको, ये राज्यपाल को। किसे देता है, राज्यपाल को। तो राज्य स्तर में जो है कैग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है और राज्यपाल क्या करता है, उससे विधानमंडल में प्रस्तुत करता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। फिर से सुन लीजिए कि कैग जो है केंद्र स्तर पे अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहाँ, संसद में प्रस्तुत करता है। लेकिन अगर राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर में राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उस रिपोर्ट को कहाँ प्रस्तुत करेगा, विधानमंडल में। तो यहाँ हो जाएगा विधानमंडल, यहाँ पे हो जाएगा संसद, है ना। आगे देखिए कैग को हटाने के लिए एससी के समान न्यायाधीश की समान प्रक्रिया, इसको अभी हम बता चुके हैं कि कैग को हटाने के लिए कैसी प्रक्रिया है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके समान के हटाने की प्रक्रिया है, इसको हम नीचे बता चुके हैं। आगे देखिए कैग केंद्र और राज्य के लेखा परीक्षण का मुखिया होता है। कैग क्या होता है, केंद्र और राज्य के लेखा परीक्षण का मुखिया। जैसे हम कह दें इसका मतलब ये होता है, जैसे राज्य सरकार है, ठीक है, और आपकी केंद्र सरकार है, तो इनकी जो आय का स्रोत है सरकार का, तो इनका जो आय का स्रोत कितना आता है और ये कितना खर्च होते हैं। जैसे हम कह दें रोड टैक्स है, टोल टैक्स है, सेवा कर है, बहुत सारे जो जीएसटी वगैरह है, ये जितने भी कर होते हैं और भी अलग से जैसे राजस्व कर होते, बहुत सारे जो कर होते हैं, तो ये जो इनसे आय का स्रोत है किसका, सरकार का। और सरकार इन पैसों का क्या करती है, तो इसकी जो रिपोर्ट कौन रखता है, ये कैग रखता है। इससे क्या होता है कि जनता का सरकार के ऊपर क्या है, विश्वास बना रहता है। इसलिए कहा जाता है कि ये क्या होता है, महत्वपूर्ण पद है। इसलिए केंद्र और राज्य के लेखा परीक्षण का मुखिया कौन होता है, ये कौन होता है, ये कैग होता है। तो फिर से आपको याद रखना है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनकी घोटालों की जांच कौन करता हो, घोटालों के बारे में कौन बताता है, कैग बताता है। कैग देखिए क्या होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद। तो भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद कहा है किसे, ये कैग को। तो अगर पूछे कि बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा होता है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे क्या कहते हैं,
कैग। तो आपको याद रखना है कि बाबा के अनुसार जो है सबसे महत्वपूर्ण जो संवैधानिक पद होता है कौन होता है, कैग होता है। अब बाबा से क्या क्वेश्चन बनते हैं, इनके पीछे पढ़ा चुके हैं कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावनाओं को कहते हैं। लेकिन बाबा ने किसे कहा है, अनुच्छेद 32 को, वो आपका मौलिक अधिकार है, कौन सा है आपका, 6वां है, उसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे क्या कहा है, मौलिक अधिकार कहा है। और जब भारतीय संविधान का गठन हुआ है तो उसमें क्या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, बाबा साहेब रहे हैं। और प्रारूप समिति का जो गठन किया गया है 29 अगस्त 1947 को, और इसमें क्या 7 सदस्यीय समिति रही है। ठीक है, तो ये थे आपके कौन, बाबा साहेब। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक खत्म होता है। तो जाते जाते क्या आपको क्वेश्चन देंगे। आज का जो क्वेश्चन होगा आपका, आपको ये बताना है कि करंट का क्वेश्चन होगा कि 2021 के अनुसार, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार आपके दिसंबर माह में वन रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, हर 2 साल में जारी किए जाते हैं। सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। और ये क्वेश्चन क्या 100% जो 6 महीने या 1 साल में पेपर होने वाले हैं, ये 100% आएगा आपके पेपर में। ठीक, इसका जवाब आप लोग क्या है कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।